हेलो झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा टारगेट होगा जैक बोर्ड 2026 एग्ज़ाम। फिजिक्स का सीरीज़ में हम लोग काफ़ी लेट किए हुए हैं, बट ये एक्सपेक्टेड है कि ये 4 to 5 मंथ्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, PYQ क्लियर हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे। बस आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच में आता है और उसी में सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले हम लोग इसकी हिस्ट्री में जाते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, इसका कुछ फिनोमिना के बारे में हम लोग देखते हैं। कि देखो कि एक तरह का सब्सटेंस होता है जिसको एम्बर कहते हैं, जो कि पेड़ों का रेजिन से बनता है। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो बहुत पुराने पेड़, जिससे लिक्विड रस निकलता है, जिसको रेजिन कहते हैं, और ये बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये हार्ड होने लगता है। और हार्ड और ये ट्रांसल्यूसेंट येलोइश ब्राउन, पीला भूरा रंग का एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं एम्बर। मतलब ये नेचुरल सब्सटेंस ही है, देखने में ये तो काफ़ी हार्ड फील होगा, बट ये रेजिन से बना होता है। अब ये जो एम्बर है, इसको जब हम लोग सिल्क या ऊल से रब करते हैं, तब ये अपनी तरफ हल्के चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगता है। ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो फिनोमिना है, इसको सबसे पहले थेल्स ने डिस्कवर किया था। और ये कब? 600 BC में। 600 BC मीन्स अभी तो 2025 चल रहा है, यानी कॉमन एरा के भी 600 साल पहले, यानी कि अभी से 2625 साल पहले की ये बात है कि एम्बर हल्के चीज़ों को अट्रैक्ट करता है जब उसे सिल्क या ऊल से रब किया जाता है। इस फैक्ट का जो डिस्कवर का क्रेडिट है वो थेल्स को मिलता है। अब देखो, जो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज़ करते हैं, वो जो वर्ड है, वो वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया है, जिसका मीनिंग होता है एम्बर। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है वो एम्बर से रिलेटेड है। अब जो हम एक ग्लास ट्यूब और प्लास्टिक ट्यूब एक्सपेरिमेंट करते हैं समझाने के लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज को समझाने के लिए, कि देखो, जब दो ग्लास रॉड को सिल्क या ऊल से रब किया जाता है और दो प्लास्टिक के रॉड को कैट्स के फर के साथ, यानी बिल्ली के छाल के साथ रब किया जाता है, और फिर जब दो ग्लास रॉड को ऊल या सिल्क से रब करने के बाद उसमें से एक ग्लास रॉड को सिल्क थ्रेड के थ्रू सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ इस तरह से, और उसके नियर दूसरे ग्लास रॉड को लाते हैं, तो ये जो ग्लास रॉड जो सस्पेंड किया हुआ है उसको रिपेल करने लगता है ये जो ग्लास रॉड जो कि हम लाए हैं। यानी ये ग्लास रॉड सस्पेंड किए हुए ग्लास रॉड को रिपेल करने लगता है, धक्का देने लगता है। उसी तरह से प्लास्टिक रॉड को, दूसरे प्लास्टिक रॉड को क्या कर रहा है, एक जिस प्लास्टिक रॉड को सस्पेंड किया हुआ प्लास्टिक रॉड के नियर लाते हैं, यहाँ पर भी हम लोगों को रिपल्सन देखने को मिलता है। ये जो एरो का साइन है, ये हमको ये इंडिकेट कर रहा है, कि ये कुछ इस तरह से सस्पेंड किया हुआ था, और जब हम दूसरे ग्लास रॉड को इस तरह से लाते हैं तो ये इस तरह से रिपेल होने लगता है, कुछ इस तरह से घूमने लगता है। लेकिन इसके ऑपोजिट हम लोगों को रिजल्ट मिलता है जब एक ग्लास रॉड जो कि सिल्क या ऊल से रब किया हुआ होता है, उसको अगर हम लोग सिल्क थ्रेड के थ्रू सस्पेंड करते हैं और उसके नियर प्लास्टिक रॉड जो कि कैट्स के फर के साथ रब किया हुआ होता है उसको लाते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को अट्रैक्शन देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो ग्लास रॉड है सस्पेंड किया हुआ, वो कुछ इस तरह से सस्पेंड किया हुआ था, और जब इसके नियर हम कुछ प्लास्टिक रॉड को ला रहे हैं तो वो कुछ इस तरह से घूमने लग रहा है, यानी कि ये अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग रहा है। अब यहाँ पर इन दोनों केस में रिपल्सन
और इन दोनों केस में एट्रैक्शन क्यों हुआ। यानी कि रब करने के बाद इस ग्लास रॉड में और प्लास्टिक रॉड में कुछ ऐसा प्रॉपर्टी आ गया है जिसकी वजह से कभी हम लोगों को रिपल्सन और कभी हम लोगों को एट्रैक्शन देखने को मिलता है। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इसी तरह से जब रब कर चुके होते हैं ग्लास रॉड को और प्लास्टिक के रॉड को, तो एक ग्लास रॉड दूसरे ग्लास रॉड को यहाँ पर क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। फिर दूसरा ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड और सिल्क ऊल जिसके साथ हम लोग रब करते हैं, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। प्लास्टिक के रॉड प्लास्टिक के रॉड जिसको कि हम लोग किससे रब किए होते हैं, हम लोग कैट्स के फर के साथ, ये दोनों आपस में रिपेल कर रहा है एक दूसरे को। और प्लास्टिक के रॉड जिसको कि हम लोग कैट्स के फर के साथ हम लोग रब किए हुए होते हैं, उसको वो अट्रैक्ट कर रहा है। और ग्लास रॉड जो कि सिल्क या ऊल से रब किया हुआ होता है और प्लास्टिक रॉड जो कि कैट्स के फर के साथ रब किया होता है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ग्लास रॉड और कैट्स के फर के बीच भी रिपल्सन हो रहा है और प्लास्टिक के रॉड और सिल्क और ऊल के बीच रिपल्सन हो रहा है। कहीं पर अट्रैक्शन और कहीं पर रिपल्सन देखने को मिल रहा है। चलो इसके बाद हम लोग पिथ बॉल एक्सपेरिमेंट करते हैं। पिथ बॉल जो आजकल हम लोग इसको पॉलीस्टायरीन बॉल बोलते हैं, जो कि पुराना नाम इसका पिथ बॉल, उसको आजकल पॉलीस्टायरीन बॉल बोला जाता है। कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये जो दो पिथ बॉल को हम लोग ग्लास रॉड जिसको कि किससे रब किया होता है, ऊल या सिल्क, उससे अगर हम इसको कांटेक्ट करा दें, टच करा दें, और प्लास्टिक के रॉड को जो कि कैट्स के फर के साथ रब किया होता है, उसको हम लोग दो पिथ बॉल के साथ टच करा दें, उसके बाद देखो हम क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। ये जो कि ग्लास रॉड के साथ टच किया हुआ है, कांटेक्ट किया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे, ये जो पिथ बॉल है एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। कुछ इस तरह से, पहले कुछ सिंपल था, अब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, एक दूसरे को धक्का दे रहा है। उसी तरह ये जो पिथ बॉल है जो कि प्लास्टिक के रॉड के साथ कांटेक्ट किया हुआ था, ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। बट एक पिथ बॉल जो कि ग्लास रॉड के साथ कांटेक्ट किया हुआ था और ग्लास रॉड को हम लोग ऊल या सिल्क से रब किए होते हैं, और दूसरा पिथ बॉल जो कि प्लास्टिक के रॉड के साथ कांटेक्ट किया हुआ होता है, जिसको कि हम लोग कैट्स के फर के साथ रब किए होते हैं, इन दोनों में हम लोग का क्या देखने को मिलता है, अट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को कहीं पर अट्रैक्शन और कहीं पर रिपल्सन देखने को मिल रहा है। यानी रब करने के बाद ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड में कुछ ऐसा प्रॉपर्टी आया, यही प्रॉपर्टी ये पिथ बॉल में ट्रांसफर कर रहा है। अभी ऐसा क्या प्रॉपर्टी है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ये प्रॉपर्टी देखेंगे। अब देखो, वी से दैट द बॉडीज लाइक ग्लास और प्लास्टिक रॉड्स, सिल्क, फर एंड पिथ बॉल्स आर इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज। हम लोग कहते हैं कि जो ग्लास रॉड को हम लोग ऊल या सिल्क से जो रब करते हैं, ग्लास रॉड को ऊल या सिल्क से रब करते हैं और प्लास्टिक के रॉड को कैट्स के फर के साथ रब करते हैं, तो रब करने के बाद इसके पास कुछ ऐसा प्रॉपर्टी आ गया जिसकी वजह से इसमें हम लोगों को क्या अट्रैक्शन और रिपल्सन देखने को मिलता है। ये जो प्रॉपर्टी है, हम लोग इस प्रॉपर्टी को चार्ज कहते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, चार्ज, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोग को अट्रैक्शन या रिपल्सन देखने को मिल रहा है। यानी हम कहते हैं कि ये जो रब करने के बाद ग्लास का रॉड, प्लास्टिक का रॉड, सिल्क, फर, पिथ बॉल्स, ये सब क्या हो चुका है, इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, यानी कि चार्ज हो चुका है। अब ये पिथ बॉल को तो हम लोग रब करके चार्ज नहीं किए हुए हैं, यहाँ पर रब करके चार्ज किसको किए हैं, ग्लास रॉड को ऊल या सिल्क से रब करने से ग्लास रॉड चार्ज हो गया और ऊल या सिल्क भी चार्ज हो गया। प्लास्टिक के रॉड को कैट के फर के साथ अगर रब करते हैं तो प्लास्टिक के रॉड और कैट के फर भी हम लोग का चार्ज हो चुका है। और उसी तरह से पिथ बॉल्स यहाँ चार्ज कैसे हुआ, यहाँ पर रबिंग के थ्रू नहीं हुआ है। यहाँ पर जब पिथ बॉल को ग्लास रॉड के साथ कांटेक्ट कराया गया, यानी टच कराया गया, तब ये चार्ज हो गया। उसी तरह से प्लास्टिक के रॉड को जब पिथ बॉल के साथ टच कराया गया, तब ये चार्ज हुआ। यानी चार्ज करने का यहाँ पर दो मेथड है। एक मेथड तो हम लोग रब करके किए और दूसरा मेथड बाय कांटेक्ट, कि उस जो कि चार्ज सब्सटेंस को हम लोग किसी के साथ कांटेक्ट करा दें तो वो चार्ज का जो प्रॉपर्टी है दूसरे में ट्रांसफर करता है। अब इस तरह से हम लोग चार्ज का डेफिनेशन तक आते हैं। चलो, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है?
तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एसोसिएटेड विथ इट्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। देखो यहाँ पर हम लोग जब दो सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं तो रब करने के बाद उस सब्सटेंस में दूसरे हल्की चीज़ों को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग चार्ज कहते हैं। तो ये जो चार्ज का प्रॉपर्टी है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी पहले से ही मौजूद होती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क या उल से रब करते हैं तब ये प्रॉपर्टी हम लोग को देखने को मिलती है कि ये ग्लास रॉड को, या जब हम लोग कभी कंघी किए हुए होते हैं और देखते हैं कंघी में क्या चिपका हुआ होता है, बाल चिपका हुआ होता है, यानी बाल अट्रैक्टेड होने लगता है। उसी तरह से हम लोग बचपन में वो जो फिनोमेना किए कि कागज़ के टुकड़े करके उसके पास, जैसे यहीं पर देख लो, इस छोटे छोटे हल्के चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है एम्बर। हम लोग एक्सपेरिमेंट किए होंगे पहले हम लोग बचपन में कभी ना कभी, कि हम लोग प्लास्टिक का जो पेन होता है उसको अगर हम लोग हेयर के साथ रब करें तो वो हल्की चीज़ों जैसे कि कागज़ के टुकड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग चार्ज प्रॉपर्टी कहेंगे। लेकिन रब करने से पहले ये प्रॉपर्टी नहीं था, रब करने के बाद ये प्रॉपर्टी आया। लेकिन हम लोग यहाँ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्यों कह रहे हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि रब करने के बाद कुछ ऐसा पार्टिकल ट्रांसफ़र हुआ है जिसकी वजह से वो चार्ज हुआ है। अब वो जो पार्टिकल ट्रांसफ़र हुआ है वो पार्टिकल उस सब्सटेंस में पहले से भी था, बट प्रॉपर्टी कैसे आ गया, इसको समझने से पहले हम लोग एटॉमिक लेवल पर जाना पड़ेगा। एटॉमिक लेवल पर अगर हम लोग देखें कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है, जितना भी सब्सटेंस होता है वो किससे बना होता है? वो एटम से बना होता है। और एटम के बीचों बीच क्या होता है? एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है ऑर्बिट्स में। जैसे कि मान लेते हैं ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है। तो जो सबसे लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन रब करने से क्या होता है कि जो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वो ये तो पता है कि हम लोग का न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये प्रोटॉन यानी कि ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और ये अपने अराउंड जो घूम रहे इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है। बट जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है ये वीकली अट्रैक्टेड होता है, ये उतना ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्टेड नहीं होता है। तो रबिंग करने से क्या होता है, किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन के लास्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकलना पॉसिबल है, और आसानी से ईजिली निकल सकता है। और ये जब निकल जाता है तब हम कहते हैं कि ये जो सब्सटेंस है वो चार्ज हो चुका है। ये कैसा चार्ज हो गया? जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकला उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया, अब ये फिलहाल चार्ज हो गया। इसी का अपोजिट किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन एंटर भी किया जा सकता है। तो एटॉमिक लेवल पर अगर देखें, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम हाइड्रोजन को ही देख लेते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए किसी भी प्रोसेस से तो क्या हो गया? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो ख़त्म। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे? एक इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन एक था, और नॉर्मल सा जो हाइड्रोजन है उसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, इसलिए इसको 1H1 कहते हैं, प्रोटियम बोलते हैं, प्रोटियम। अब ये जो इलेक्ट्रॉन अब इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। प्रोटॉन अभी भी है, न्यूट्रॉन अभी 0 हो गया। अब ये देखो, प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है, बट अपोजिट होता है। यानी कि ये पहले क्या था? ये हाइड्रोजन का जो एटम था, हाइड्रोजन का एटम था। अब ये हाइड्रोजन का एटम नहीं, ये बोलते हैं हाइड्रोजन का आयन बन चुका है। ये हाइड्रोजन एटम है या हाइड्रोजन आयन बन चुका है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो जब रब करने से क्या हुआ है, समझो कि ग्लास रॉड से रब करने से इसी तरह से कुछ ऐसा हुआ है कि जब हम लोग रब किए थे तो ग्लास रॉड में क्या हो गया है, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलकर
सिल्क में आ चुका होगा। और इसी तरह से ग्लास रॉड को हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अभी थोड़ा सा अच्छे से बताएंगे कि पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है। बस हम लोग ये बताना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी के दौरान किसका ट्रांसफ़र होता है। ये जो प्रॉपर्टी चार्ज आया ग्लास रॉड में, ट्रांसफ़र किसका होता है, तो ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन का होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन कोई तो नया पार्टिकल है नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड के रब करने से पहले भी था, ग्लास रॉड को रब करने के बाद भी है। बट ग्लास रॉड को सिल्क या उल से रब करने के बाद ये प्रॉपर्टी आया कैसे, तो क्या हुआ है, किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब इक्वल नंबर में होता है तब हम उसको न्यूट्रल कहते हैं, तब कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बट अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का नंबर अनबैलेंस हो जाए, किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए या उसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है। और ये चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब कुछ नया चीज़ नहीं आता। ये प्रॉपर्टी देखने को बस इसलिए मिलता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर अनबैलेंस हो चुका है। अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे क्रिएट करता है, ये हम लोग जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, अभी तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स इलेक्ट्रो वर्ड आता है इलेक्ट्रिसिटी से, और स्टैटिक मीन्स होता है एट रेस्ट। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज़ हुआ है चार्ज के लिए, यानी जब कोई चार्ज रेस्ट पर होता है तब उसकी स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इसको स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम लोग स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे चार्ज का डेफिनेशन कुछ ऐसा हुआ कि यानी कि रब करने के बाद प्रॉपर्टी आ गया और हम उसको चार्ज का प्रॉपर्टी कहेंगे। तो चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से ही कोई सब्सटेंस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट, या एक्सपीरियंस भी करता है। यानी कि यहाँ पर जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड क्या किया, ग्लास रॉड के करीब भी अगर हम लोग कुछ छोटे छोटे टुकड़े लाएंगे तो अट्रैक्ट होने लगता है। उसी तरह से एग्जांपल के लिए हम लोग जो कंघी करते हैं बाल में, हेयर के साथ जब इसको रब कर लिया जाता है, कॉम्ब को हेयर के साथ रब किया जाता है, तो फिर कॉम्ब क्या करता है, ये जो कॉम्ब है ये छोटे छोटे टुकड़े को, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। ये जो प्लास्टिक का कॉम्ब है, ये प्लास्टिक का कॉम्ब, इसकी जगह प्लास्टिक का पेन भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि रब करने के बाद ये अपने चारों ओर कुछ फील्ड बनाता है। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस तरह ग्लास रॉड भी अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। यानी चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंट्रिंसिक वर्ड तो समझ गए हो। इंट्रिंसिक मीन्स वो प्रॉपर्टी बाहर से नहीं आती है, वो प्रॉपर्टी पहले से ही होती है। यानी इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस होने की वजह से जो चार्ज का प्रॉपर्टी आता है वो इलेक्ट्रॉन पहले से ही उस सब्सटेंस में होता है। अब देखो जो एक्सपेरिमेंट हम लोग पिथ बॉल का जो एक्सपेरिमेंट किए, वहाँ पर हम लोग जब देखें कि दो तरह का चार्ज होगा। देखो ध्यान से, ये जो ग्लास रॉड से कांटेक्ट कराकर जो पिथ बॉल को हम लोग सस्पेंड करते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। उसी तरह से प्लास्टिक के रॉड से जो कांटेक्ट कराकर पिथ बॉल को हम लोग इस तरह से सस्पेंड करते हैं, वहाँ भी रिपल्सन होता है। बट एक पिथ बॉल ग्लास के रॉड से टच किया हुआ है और दूसरा पिथ बॉल प्लास्टिक के रॉड से टच किया हुआ है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ग्लास रॉड है ये दोनों में सिमिलर चार्ज है। ये जो प्लास्टिक रॉड है इन दोनों में भी सिमिलर चार्ज है। बट एक प्लास्टिक रॉड नहीं, ये जो पिथ बॉल है जिसको ग्लास रॉड से रब किया हुआ था, इन दोनों में सिमिलर चार्ज है। और ये जो प्लास्टिक का रॉड से टच किया हुआ जो पिथ बॉल है, इन दोनों में भी सिमिलर चार्ज है। बट एक पिथ बॉल जिसको कि ग्लास से टच किया हुआ होता है और दूसरे पिथ बॉल जो कि प्लास्टिक से टच किया हुआ होता है, वो उन दोनों में सिमिलर नहीं, डिससिमिलर चार्ज है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इन दोनों में लाइक चार्ज है। ये लाइक चार्ज, यानी लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। यहाँ पर हम लोग प्लस प्लस से दिखाएं इसको, माइनस माइनस आगे बताएंगे प्लस माइनस का क्या कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पर एक पिथ बॉल जो कि ग्लास रॉड से टच किया होता है, दूसरा पिथ बॉल जो कि प्लास्टिक रॉड से टच किया होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं कि लाइक चार्ज।
सॉरी अनलाइक चार्ज, अलग अलग चार्ज है। तो इस तरह से एक कंसेप्ट आया टू काइंड्स ऑफ चार्ज, कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, सिमिलर चार्ज, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ से एक कंसेप्ट आया कि लाइक चार्ज एक दूसरे को, यहाँ पर ये रिपेल कर रहे हैं, देखो यहाँ पर भी रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, बट ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को समझ चुके होंगे। अब ये जो प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट्स द टू काइंड्स ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज। अब देखो हम लोग यहाँ पर दो काइंड्स, चार्ज के दो काइंड्स बताए हैं, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट अभी बताएंगे। यानी ग्लास पर एक तरह का चार्ज है और प्लास्टिक पर एक तरह का चार्ज है, दो तरह का चार्ज है। इस वजह से देखो दो ग्लास रॉड यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है, दो प्लास्टिक रॉड में रिपल्सन हो रहा है, एक प्लास्टिक का रॉड और दूसरे ग्लास रॉड में एट्रैक्शन हो रहा है। उसी को समझाने के लिए हम लोग पिथ बॉल एक्सपेरिमेंट किए, उसी को समझाने के लिए हम लोग क्या किए, पिथ बॉल एक्सपेरिमेंट भी किए, पिथ बॉल एक्सपेरिमेंट किए। पिथ बॉल एक्सपेरिमेंट में हम समझाएं कि ये लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब हम लोग यानी कि दो काइंड्स ऑफ चार्ज होते हैं, और ये जो दो काइंड्स ऑफ, टू काइंड्स ऑफ जो चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से चार्ज डिफ्रेंशिएट हो रहा है, उसको पोलैरिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। यानी जिस प्रॉपर्टी चार्ज का जो प्रॉपर्टी दो तरह का जो चार्ज का कॉन्सेप्ट ला रहा, उसको पोलैरिटी कहते हैं। अब देखो अगर ग्लास रॉड जो कि चार्ज हो चुका है किससे, सिल्क से रब करने के बाद, वापस अगर उसी सिल्क से इसको टच कर दिया जाए, बोथ आर ब्रॉट इन कांटेक्ट, अगर दोनों को पास लाके कांटेक्ट करा दें, उसी तरह से जो प्लास्टिक के रॉड को, जो कि हम लोग फर, कैट के फर से रब किए होते हैं, उसको वापस अगर कांटेक्ट करा दें तो क्या होगा, सोचो। अभी ग्लास रॉड में प्रॉपर्टी आया था किसी हल्के चीज़ों को अट्रैक्ट करने का, यानी चार्ज हो चुका है। ये प्लास्टिक के रॉड में भी प्रॉपर्टी आया है, तो क्या ये प्रॉपर्टी रहेंगी, ये वो प्रॉपर्टी फिर से गायब हो जाएगा। देखो ये दोनों को टच कराने के बाद बिकम अनचार्ज्ड, यानी जो प्रॉपर्टी आ चुका था अब ये प्रॉपर्टी गायब हो जाएगा, यानी कि वापस से ये ग्लास के रॉड और प्लास्टिक के रॉड अनचार्ज्ड हो जाएंगे। अब ये अनचार्ज क्यों हुआ, चार्ज होने से क्या हुआ था, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। यानी चार्ज सब्सटेंस को जिससे रब करने से चार्ज हुआ था उसको वापस कांटेक्ट करा दें तो ये वापस अनचार्ज्ड हो जाएगा, यानी अब ये किसी हल्के चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करेगा, यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्सन का प्रॉपर्टी यहाँ शो नहीं करेगा, ये दोनों ही ग्लास रॉड और प्लास्टिक के रॉड। दस द चार्जेस एक्वायर्ड आफ्टर रबिंग आर लॉस्ट व्हेन द चार्ज्ड बॉडीज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, यानी जब चार्ज बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, जिसको आपस में रब करके चार्ज किए थे, तो वे अपना चार्ज का प्रॉपर्टी को लूज कर देगा, हटा देगा। अब देखो हम लोग जनरली जो टू काइंड्स ऑफ चार्ज है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव नाम देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वाई वर टू चार्जेस नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव? देखो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नाम क्यों देते हैं हम लोग दो तरह के जो चार्ज है उसको? अनलाइक चार्जेस एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स न्यूट्रलाइज और नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट्स, therefore the charges were named as positive and negative by the American scientist Benjamin Franklin। देखो हम लोग जो ग्लास रॉड को और प्लास्टिक के रॉड को यहाँ जो चार्ज किए थे, अब वापस चार्ज्ड ग्लास रॉड को उसी सिल्क या उल से टच करा देते हैं तो ये प्रॉपर्टी गायब हो जाती है। उसी तरह से जो प्लास्टिक के रॉड को कैट के फर से रब करते हैं और वापस कांटेक्ट करा दें, फिर से ये प्रॉपर्टी गायब हो जाती है। तो सोचो एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट जिससे रब करके होता है, वो एक दूसरे के प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है, यानी कि नलीफाई कर रहा है, जीरो कर दे रहा है। अब ये प्रॉपर्टी कहाँ पर देखने को मिलता है? ये प्रॉपर्टी हम लोग को मैथमेटिक्स में देखने को मिलती है
कि जैसे अगर +2 के साथ एल्जेब्रिकली ऐड किया जाए -2 को तो 0 होता है। उसी तरह से -3 को ऐड किया जाए +3 से तो 0 होता है। उसी तरह से अगर हम ये समझेंगे कि ग्लास रॉड को अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नाम दिया था कि जब सिल्क से रब करते हैं, उसी के ऑपोजिट जो जिसे रब करते हैं हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क, उस पर नेगेटिव चार्ज नाम देता है। उसी तरह से जिस तरह से +2 और -2 एक दूसरे को 0 बना देता है, उसी तरह से ग्लास रॉड के चार्ज और सिल्क के चार्ज एक दूसरे को नलीफाई कर देता है, यानी कि 0 बना देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इस वजह से हम लोग ये कॉन्सेप्ट लाएं कि दो तरह का जो चार्ज है उसको पॉजिटिव या नेगेटिव नाम दें। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है वो ग्लास के रॉड के चार्ज को पॉजिटिव और सिल्क पर जो चार्ज है उसको नेगेटिव माना। ऐसा बेंजामिन फ्रैंकलिन का मतलब मानना था, उसको हम लोग कन्वेंशन से आज तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, नाम नोमेनक्लेचर अपने हिसाब से हो सकता है। वो ग्लास रॉड के चार्ज को नेगेटिव बोल सकते थे और सिल्क पर के चार्ज को पॉजिटिव बोल सकते थे। उसी तरह से वहाँ पर वो प्लास्टिक रॉड के चार्ज को नेगेटिव और कैट्स के फर के चार्ज को पॉजिटिव कहा। बट यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आने का सिंपल मतलब है जो अभी यहाँ मैथमेटिक्स में बताएं कि अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे को कैंसिल कर देता है कांटेक्ट कराने से। बस यही रीज़न था कि दो चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नाम देने का। बाय कन्वेंशन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस तरह से नोमेनक्लेचर किया। बाय कन्वेंशन द चार्ज ऑन ग्लास रॉड एंड कैट्स फर इज कॉल्ड पॉजिटिव। मतलब कहने का मतलब ग्लास रॉड को फर के चार्ज को पॉजिटिव कहा, सिल्क के चार्ज को नेगेटिव कहा, प्लास्टिक के रॉड के चार्ज को नेगेटिव कहा और कैट्स के फर के चार्ज को पॉजिटिव कहा। एंड दैट प्लास्टिक रॉड और सिल्क इज टर्म्ड एज नेगेटिव। तो कन्वेंशन से कहा, पर यहाँ कॉन्सेप्ट तो पॉजिटिव नेगेटिव का तो पक्का आ रहा है। व्हेन द बॉडी हैज नो चार्ज इट इज सेड टू बी न्यूट्रल। जब बॉडी में कोई चार्ज नहीं होता है तब हम उसको न्यूट्रल कहते हैं। अब इस तरह से ये केवल ग्लास रॉड और प्लास्टिक के रॉड नहीं, ग्लास रॉड को जो कि रब किए थे हम लोग सिल्क या उल से, और प्लास्टिक रॉड जिसको रब किए थे कैट के फर से, इसके अलावा बहुत सारे और भी सब्सटेंस है पेयर में जिसको आपस में रब करने से ये चार्ज हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज हम लोग को डेवलप होता है, देखने को मिलता है। जैसे क्या क्या है, ग्लास रॉड को और जब सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आया और नेगेटिव आया, किसका नाम क्या दिया, सिल्क पर नेगेटिव। ये नोमेनक्लेचर अभी बताएंगे पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट। कैट्स के फर पर पॉजिटिव चार्ज नाम दिया और प्लास्टिक के रॉड पर नेगेटिव। उसी तरह से फ्लैनेल और कैट्स का जो स्किन है वही जो कैट का जो फर वही हुआ। एबोनाइट रॉड, एबोनाइट एक सब रॉड होता है, कुछ इस तरह से हम लोग को इस तरह से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस तरह से कर दिया, क्या बोलता है, अरेंज कर दिया। उलन क्लॉथ के साथ एम्बर, उलन क्लॉथ पर पॉजिटिव चार्ज, एम्बर पर नेगेटिव चार्ज। उलन कोट, प्लास्टिक सीट, कुछ इस तरह से, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे पेयर है जिसको आपस में रब करने से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। अब देखो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, देखो ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये एक तरह का एपरेटस है। इट इज अ सिंपल एपरेटस टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ वर्टिकल मेटल रॉड हाउस्ड इन अ बॉक्स with two thin gold leaves attached to its bottom end। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है जिसको हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहेंगे, इसमें क्या होता है कि ये सिंपल एक डिवाइस है जो कि चेक करता है किसी बॉडी में चार्ज है या नहीं। किसी बॉडी में चार्ज है तो ये डिटेक्ट कर लेता है। इसमें क्या क्या होता है कि ये जो मेटल का देखो नोब है सबसे बाहर में, मेटल का नोब, उसके बाद मेटल का रॉड है, रबर्स के हेल्प से ये ग्लास का एक चैम्बर में बंद है, और ये नीचे देखो गोल्ड का लीव्स है, गोल्ड के पत्ती है, ये ग्लास का विंडो है। अब देखो जब हम लोग किसी मेटल के नोब से देखो ग्लास रॉड जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड था उसको टच करा दें तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड मूव करते हुए कहाँ तक आएगी, मेटल जो कि कंडक्टर है तो उसमें चार्ज मूव करेगा,
मूव करते 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 ये गोल्ड लिप तक आएगा, और ये गोल्ड लिप कुछ क्या होने लग जाएगा, ये डाइवर्स होने लग जाएगा। डाइवर्स मीन्स कुछ इस तरह से, मान लो ऐसे समझ लो, मान लो ये गोल्ड लीफ है ऐसा, इस पर अगर चार्ज आए, ये दो गोल्ड लीफ का दो मान लो लीफ है ये और ये, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आए ग्लास रॉड को टच कराने से, तो ये क्या होने लगेगा, ये कुछ इस तरह से रिपेल करने लग जाएगा एक दूसरे को। ये नॉर्मल स्टेट है, ये एक दूसरे को क्या करने लग जाएगा, इस तरह से रिपेल करने लग जाएगा, यानी एक दूसरे को से दूर होने लग जाएगा। ये जो लीफ एक दूसरे से दूर होने लग जाएगा, यानी डाइवर्स होने लग जाएगा। तो हम ये समझ सकेंगे कि ग्लास रॉड चार्ज है या नहीं, अगर इसमें डाइवर्जेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी ग्लास रॉड में चार्ज भी ज़्यादा है। डाइवर्जेंस कम देखने को मिलेगा, कम डाइवर्स होगा, एक दूसरे से दूर कम होगा, तो हम समझेंगे कि इसमें चार्ज भी कम है। नहीं होगा यानी कि ग्लास रॉड में चार्ज नहीं है। तो ये सिंपल एक तरह का apparatus है जिससे कि हम डिटेक्ट करते हैं। कैसे, कुछ इस तरह देखो, व्हेन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टचेज द मेटल नोब, ठीक है, एट द टॉप ऑफ द रॉड, चार्ज फ्लोज ऑन टू द लिप्स एंड दे डाइवर्स। जब चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को नोब के साथ टच कराते हैं मेटल का नोब से, तब वो चार्ज मूव करते हुए मेटल के रॉड्स के होते हुए वो लिप्स तक पहुंचती है, और ये जो लिप्स एक दूसरे को डाइवर्स करे तो समझेंगे बॉडी में चार्ज है। बस द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस में मतलब ये जो इस तरह से दूर हो रहा है, इस तरह से जो दूर हो रहा है, द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज। बताएं ना अभी कि अगर इस ग्लास रॉड पर चार्ज ज़्यादा होगा तो ये डाइवर्जेंस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये चार्ज ज़्यादा होगा, ज़्यादा चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, ज़्यादा चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, तो ये इन दोनों में रिपल्सन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से डाइवर्स होगा। ज़्यादा चार्ज है तो कुछ इस तरह से ज़्यादा डाइवर्स होगा। अब ये क्या है, ये सिमेट्रिक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोपी हम लोग घर में बना सकते हैं। ये एल्युमिनियम का फॉयल लेंगे, पत्ती लेंगे बहुत ही पतला, उसको फिर एल्युमिनियम की इस तरह से रॉड से इसको टच करा के रखेंगे, मतलब इसको कनेक्ट कर देंगे, अटैच कर देंगे, और यहाँ पर इस तरह से बॉल टाइप का मतलब मुड़ा हुआ थोड़ा सा गोल टाइप का नोब बना देंगे, और इसको कॉर्क के हेल्प से एक वेसल में डाल देंगे। और अगर इसी तरह से अगर यहाँ पर किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को यहाँ से टच कराते हैं, तो उसी तरह से ये चार्ज एक दूसरे ट्रांसफ़र होते होते ये एल्युमिनियम के फॉयल में जाएगा, और यहाँ पर भी हम लोगों को रिपल्सन देखने को मिलेगा। ज़्यादा रिपल्सन मतलब ज़्यादा डाइवर्जेंस मतलब ज़्यादा रिपल्सन। तो ये हम लोग घर में भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग गोल्ड लीफ ही चाहिए, पर जो भी पत्ती मेटल का चाहिए, जैसे एल्युमिनियम हो गया, वो थोड़ा सा पतला होना चाहिए, काफ़ी पतला फॉयल होना चाहिए। तो इसलिए इसको लिखें सीमेटिक ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप, जिसको हम लोग घर में बना सकते हैं। चलो, इलेक्ट्रोस्कोप तो समझ गए हैं, जो कि चार्ज को डिटेक्ट करता है, डाइवर्स होके उसका जो पत्ती है वो डाइवर्स होके बताता है कि चार्ज है कि नहीं किसी बॉडी में। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ चार्ज। कॉन्सेप्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो कॉन्सेप्ट आया, इसको कैसे समझें। ऐसे तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ग्लास रॉड के चार्ज को पॉजिटिव माना, सिल्क के चार्ज को नेगेटिव माना। उसी तरह से जब प्लास्टिक रॉड को कैट के फर से रब करते हैं तो प्लास्टिक के रॉड पर के चार्ज को नेगेटिव माना, और कैट्स के फर के चार्ज को पॉजिटिव माना। ये तो एक एजम्पशन था, एक कन्वेंशन था। अब हम लोग समझते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का रियल मतलब। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड और मॉलिक्यूल्स। जितना भी सब्सटेंस है वो किससे बना होता है, एटम और मॉलिक्यूल से। ऑल्दो नॉर्मली द मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नॉर्मली जो सब्सटेंस होता है वो न्यूट्रल होता है। दे डू कंटेन चार्जेस, उसमें चार्ज होता है, बट देयर चार्जेस आर एग्जैक्टली बैलेंस्ड, बट चार्ज क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। टू इलेक्ट्रीफाई या चार्ज अ न्यूट्रल बॉडी वी नीड टू ऐड और रिमूव वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी बॉडी को हम लोग चार्ज करना है तो उसमें या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से, इलेक्ट्रॉन के एडिशन या इलेक्ट्रॉन के
रिमूव करने से चार्ज का कंसेप्ट आ रहा है। सो द कंसेप्ट ऑफ चार्ज कम्स फ्रॉम एक्सेस और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ जो हम आपको समझाए थे कि जब एटॉमिक लेवल पर देखें तो हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल जाने से हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन में पहले से ही चार्ज था। समझो कि एक इलेक्ट्रॉन है, समझो एक माइनस चार्ज, एक प्रोटॉन है मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, एक प्लस वन माइनस वन कितना होता है 0, यानी पहले चार्ज 0 था। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दिया गया है तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 0, प्रोटॉन 1 है, यानी प्रोटॉन पर चार्ज 1, यानी यहाँ पर प्रोटॉन का चार्ज डोमिनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा किसी सब्सटेंस से तो वो सब्सटेंस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब रिमूव करने का मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी जब भी किसी सब्सटेंस से डेफिसिट होगा, जब भी किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का कम हो जाना मतलब पॉजिटिव चार्ज। उसी के ऑपोजिट जब किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, ऐड हो जाए, तो हम बोलेंगे वो सब्सटेंस नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब बढ़ जाने का मतलब है कि उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो पहले न्यूट्रल था, मतलब दोनों सेम था, सेम नंबर में था। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाना यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के लिए हम एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन एटम, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 10, और लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्लोरीन एटम है, क्लोरीन का एटम है, क्लोरीन एटम। लेकिन अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाए, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, तब क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10, और लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 8 8। अब देखो एटॉमिक नंबर 7 होने का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर 17 होने का क्या मतलब है कि इसमें जो प्रोटॉन है वो 17 था, इलेक्ट्रॉन भी 17 था, ठीक है। न्यूट्रॉन ऐसे 18 होता है, इसलिए क्लोरीन को जनरली बोलते हैं 1735। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो कम नहीं हुआ, वो 17 ही है, बट इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक ऐड हो गया, 17 + 1 यानी 18 हो चुका है। न्यूट्रॉन तो जितना का उतना ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर प्रोटॉन 17 में समझो कि 17 पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन 17 मतलब 17 नेगेटिव चार्ज है, यानी अभी ये एटम है, यानी कि 17 + 17 - 17 0, यानी कि यहाँ चार्ज 0 है, यहाँ नेट चार्ज, यानी कि ये अभी क्या है, न्यूट्रल। लेकिन यहाँ पर देखो कितना पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन 18 मतलब -18। देखो यहाँ पर एक +17 - 18 = -1, यानी एक चार्ज इलेक्ट्रॉन का डोमिनेट कर रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि ये क्लोरीन एटम था, अब ये बन चुका है क्लोरीन का आयन, इसको क्लोराइड आयन कहेंगे। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन पर एक्सेस ऑफ चार्ज हो गया, यहाँ क्या हुआ, चार्ज एक्स्ट्रा में आ चुका है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में आ चुका है। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड। वही चीज़ यहाँ पर बताएं कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा किसी सब्सटेंस से, यानी कि डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब बोलेंगे सब्सटेंस पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और जब किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में आ जाता है तब उसको बोलेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड। तो चार्ज का कंसेप्ट किससे आता है, इलेक्ट्रॉन के एक्सेस या इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंसी से। हाँ, एक चीज़ याद रखना, एक बात याद रखना कि जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में बंधा होता है, प्रोटॉन एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है चार्ज को डेवलप करने के लिए, याद रखना। पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब ये नहीं कि प्रोटॉन बढ़ गया, पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कम हो गया।
अब देखो वही बताएं जो इन सॉलिड सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग लेस टाइटली बाउंड इन द एटम आर द चार्जेस विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी टू द अदर। ये चीज़ बताएं कि जो सॉलिड्स में होते हैं उसके जो लास्ट ऑर्बिट, एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जनरली वो कम टाइटली बंधा होता है, ज़्यादा फोर्स से बंधा हुआ नहीं होता है, तो वो इजीली बाहर निकल सकता है, यानी कि बाहर निकलने लायक ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी की वजह से चार्ज डेवलप होता है। इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन आ जाए दूसरे में से तो पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी नेगेटिवली चार्ज, जो कि हम बता चुके हैं। इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन आ जाए तो नेगेटिवली चार्ज। अब हम लोग क्या करते हैं, PYQ को देखते हैं। झारखंड बोर्ड में ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज का, हम लोग ये जो जितना भी नोट्स बनाए हैं NCERT को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो झारखंड बोर्ड में अभी तक क्या क्या क्वेश्चन आ चुका इस टॉपिक से, तो NCERT के टॉपिक के हिसाब से देखें तो ये दो क्वेश्चंस अभी तक इलेक्ट्रिक चार्ज वाला टॉपिक से आया हुआ है। एक 2020 में, एक 2011 में आया हुआ है। मतलब 2 क्वेश्चन आया हुआ, ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव आए 1 मार्क का। तो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हैज़, अभी जो बताएं कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का क्या मतलब है। अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है मतलब उसमें क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स, डेफिसिट ऑफ प्रोटॉन्स। अभी हम बताए थे कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का क्या मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉन उसमें से कम हो चुका है, यानी कि डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब है उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना ये कॉन्सेप्ट नहीं है। सारा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा हो जाना या इलेक्ट्रॉन का कम होना कॉन्सेप्ट है। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब ये है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ होता है, यानी कि डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो इसमें जो हम बताएं अभी तुरंत, पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक क्वेश्चन और आया है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट दैट अ बॉडी इज चार्ज्ड पॉजिटिवली और नेगेटिवली। ये एक स्टेटमेंट है कि कोई बॉडी चार्ज्ड हुआ है पॉजिटिवली और नेगेटिवली। इसका क्या मतलब है, देखो इसको हम लोग इस फिलहाल नोट्स में ऐड कर दिए हैं कि कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड क्या कब होता है। अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड पॉजिटिवली बाय लूजिंग सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स, यानी जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, माना अपने से इलेक्ट्रॉन को निकाले, तब हम कहते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, यानी कि डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन कम होगा यानी कि क्या होगा, डेफिशिएंसी होगा, कम हो जाएगा। वहाँ पर NCERT वर्ड यूज़ करता है डेफिसिट, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नेगेटिवली चार्ज का क्या मतलब है, सिमिलरली अ बॉडी कैन बी चार्ज नेगेटिवली बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को एक साथ एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, तब बोलते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, यानी एक्सेस हो गया। तब एक्सेस हो गया यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नेगेटिव चार्ज। तो आज हम लोग NCERT बुक के सिलेबस के हिसाब से इलेक्ट्रिक चार्ज वाला टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके पहले थोड़ा सा कंडक्टर और नॉन कंडक्टर को देख लेंगे, कंडक्टर और इंसुलेटर्स को। और इसी तरह से हमारा वीडियोस आगे बढ़ते जाएगा। और जैक बोर्ड 2000 का जितना भी हम लोग जो PYQ को फॉलो करेंगे वो 2006 से 2025 तक होगा, 2006 से 2025 तक के बीच का होगा। तो आज की इस वीडियो के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।